Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. What about others? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we started about the national parties and we studied few national parties, and now we have to start with Communist Party of India. So basically, Communist Party of India was formed in 1925, and it believes in Marxism and Leninism, secularism and democracy. Marxism is based on the name of Karl Marx, who supported capitalism, labor work, and he was very much into the support for the labor class. Then the word Leninism, it came from Vladimir Lenin, and he believed in dictatorship and revolutionary changes. And secularism is separation of state from religious institution. And democracy, as all you know, for the people, by the people, and of the people, government. Okay, so Communist Party in India was formed in 1925, and they opposed sectionism and communalism. So now we will study it line to line, then you'll be able to understand it properly. Formed in 1925, believes in Marxism, Leninism, and secularism and democracy, opposed the forces of sectionism and communalism, except parliamentary democracy is a means of promoting the interest of the working class, farmers and poor. अब क्या हुआ था 1962 के अंदर ये जो पार्टी थी, पहले बात तो ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1925 के अंदर। शुरुआत में इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई। कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है? जो एक ही चीज को सपोर्ट करती है। ये कहीं ना कहीं चाइना से इन्फ्लुएंस होकर के ये चीज को एक तरीके से शेप दिया गया था, ठीक है। फिर ये विश्वास करते थे मार्क्सिज्म और लेनिज्म। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स के नाम से निकला है, जो किस चीज को सपोर्ट करते थे? कैपिटलिज्म को, यानी कि जो एक ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है उस चीज को सपोर्ट करते थे, और लेबर वर्किंग क्लास को सपोर्ट करते थे। लेनिज्म निकला है व्लादिमीर लेनिन के नाम से, जो डिक्टेटरशिप और रेवोल्यूशनरी चेंजेस को ज्यादा फेवर करते थे। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें जो है देखी गई है, मार्क्सिज्म वाली भी देखी गई है और लेनिज्म वाली भी देखी गई है। इसके साथ में सेकुलरिज्म, यानी कि कोई भी धर्म के नाम पर इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं बनाए जाए, वो वाली चीज भी यहाँ पर बताई गई है। फिर उसके बाद में ये बताया गया है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करते थे। तो ये जो चार टर्म्स हैं ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये जो पार्टी बनाई गई थी वो किन चीजों में बिलीव करती थी, ठीक है। फिर आती है बात अपोजिशन की, कि ये किस चीज को अपोज करते थे। तो अपोजिशन में आता है हमारा सक्सेशनिज्म, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब होता है कि भाई सिंपली एक सेपरेट जो मतलब एक ऐसी ग्रुप या एक ऐसी सेपरेट लार्जर ग्रुप में से निकल करके अलग अपनी जो एक दुनिया बनाना चाहते हैं, सॉर्ट ऑफ अपना अलग नेशन बनाना चाहते हैं, या अपने आप को पूरी तरह से एक कंट्री में से अलग करके बनाना चाहते हैं। ये उस धारणा को, उस विचारधारा को जो है पूरी तरीके से अपोज करते हैं। और साथ ही साथ कम्युनलिज्म जो है उसको भी ये पूरी तरीके से अपोज करते थे, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपकी शुरुआती 3-4 लाइनों में क्लियर है कि ये पार्टी किस चीज को फेवर करती थी और किस चीज को फेवर नहीं करती थी। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मींस ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। अब क्योंकि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि मार्क्सिज्म और लेनिज्म वाली चीज को, कि ये पुअर वर्किंग क्लास जो है उनको सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि डेमोक्रेसी किस तरह की होनी चाहिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिससे वर्किंग क्लास, फार्मर्स और जो गरीब लोग हैं उनके भी जो इंटरेस्ट है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ही ये सब चीजें पॉसिबल होती हैं, जहां पे सारे ही लोगों को लेकर के साथ में चला जाता है, उनकी भलाई के बारे में सोचा जाता है। तो ये उसमें भी पार्लियामेंट्री फॉर्म जो डेमोक्रेसी थी उसको सपोर्ट करते थे। Became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of the CPIM. अब क्या हुआ
1925 के अंदर तो ये पार्टी बनी थी। 1962 के अंदर जब इंडिया 1947 के अंदर आजाद हो गया था और उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस कर रहा था अलग अलग चीजों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो इंटीग्रिटी जो है, यूनिटी वाली जो चीज है, उसको लेकर के इंडिया काफी मेहनत कर रहा था, डेवलपमेंट को लेकर के कर रहा था। फिर पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, उस चीज से भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उस समय में। तो उस पीरियड के अंदर ही 1962, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की हुई थी लड़ाई, ठीक है, वॉर हुआ था। क्यों हुआ था? उसका रीजन ये था कि चाइना जो है तिब्बत को अपने अंडर लाने की कोशिश कर रहा था, वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, और वहां के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने शरण मांगी थी इंडिया से। तो इंडिया ने जब उनकी हेल्प करी और उनको रेफ्यूजी एज इन की असाइलम प्रोवाइड कराया और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको प्रोवाइड कराया, तो इससे चाइना जो है बहुत ज्यादा नाराज हो गया और उसने इंडिया पर दो तरफ से हमला बोल दिया। तो जब ये चीज हुई थी, अब क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चाइना से इन्फ्लुएंस्ड चीज थी, ठीक है। तो जब चाइना ने हमारे देश के ऊपर हमला बोला तो इस पार्टी के दो टुकड़े हो गए 1964 के अंदर। क्यों? कुछ जो और जो पार्टी टूटी उसमें एक तो बन गई सीपीआई और दूसरी बनी सीपीआई एम। अब ऐसा क्यों हुआ था उसका रीजन यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको बताया जा रहा है बेसिकली एक्स्ट्रा कि इसलिए हुआ था क्योंकि जब चाइना को फेवर करने वाली चीज को आप सपोर्ट करोगे और चाइना आप पे हमला कर रहा है, तो उसको लेकर के इस पार्टी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इस वजह से इस पार्टी का जो है स्प्लिट हुआ था। ठीक है, क्लियर है? अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हो। नो No, ma'am. ओके, सो बेसिकली 1964 के अंदर क्या हुआ, इसके दो टुकड़े हुए और दूसरा फॉर्मेशन जो पार्टी दूसरी बनी वो थी सीपीआई एम। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब सीपीआई जो है बेसिकली जो स्टार्टिंग में थी, इसको कहाँ पे इम्पोर्टेंस मिली हुई है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इट सपोर्ट्स बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द इयर्स। अब इसका जो बेस सपोर्ट हुआ करता था वो धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे कम हुआ है। इट सिक्योर्स लेस देन 1% वोट्स एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें इसको 1% से भी कम सीट, 1% से भी कम वोट मिले थे और 2 सीट से भी कम ये सिक्योर कर पाए थे। advocates the coming together of all left parties to build a strong left front। अब ये जो है लेफ्ट फ्रंट वाली जो पार्टीज होती हैं, लेफ्ट विंग वाली जो पार्टीज होती है, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और ये उस चीज की वकालत एक तरीके से उसको इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि भाई सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेफ्ट पार्टीज को हर एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट जो है वो बनाना चाहिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या एक ग्रुप बनाना चाहिए जो पूरे समाज के अंदर बदलाव लेकर के आ सके। तो वो चीज को ये पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। समझ में आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? किसी को कोई भी दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, मूविंग ऑन टू द No, ma'am. ओके, मूविंग ऑन टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, जो बनी थी कब? 1964 के अंदर। और ये बिलीव करते थे किस चीज में? मार्क्सिज्म और लेनिज्म वाली चीज में ये भी बिलीव कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट जैसा कि नाम बता ही रहा है कि ये मार्क्सिज्म वाली चीज में तो बिलीव करेंगे ही, तो मार्क्सिज्म और लेनिज्म दोनों ही चीजें जो ऊपर वाली थी वो ही ये सपोर्ट करते थे, उस चीज को बिलीव करते थे। Then supports socialism and secularism and democracy and opposes imperialism and communalism। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि यहाँ पे ये चीज किस चीज को पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं? सोशलिज्म को पूरी तरीके से ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि सारे ही लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और मनी और प्रॉपर्टी जो है वो भी इक्वली मिलनी चाहिए। ठीक है, सोशलिज्म का बेसिक मीनिंग ये होता है। देन दूसरी बात ये कह रहे हैं सेकुलरिज्म वाली, वही कि किसी भी कोई भी धर्म के नाम पे चीजें नहीं होनी चाहिए।
इंस्टीट्यूशंस ऐसे एस्टेब्लिश नहीं करने चाहिए जो धर्म को प्रमोट करते हो। फिर डेमोक्रेसी, आपको पता ही है डेमोक्रेसी क्या है। देन अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। अभी किस चीज को पूरी तरीके से अपोज कर रहे हैं, वो है इंपीरियलिज्म, यानी कि जो मोनार्की सॉर्ट ऑफ चीजें होती हैं कि एक राजा होता है और वो रूल करता है, उस चीज को ये पूरी तरह से अपोज करते हैं। और साथ साथ कम्युनलिज्म जो है उसको भी पूरी तरीके से ये अपोज करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आए हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो आपने मार्क कर लेने हैं। ऊपर जो दे रखे हैं काफी चीजें सेम है, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। अब यहाँ पे ये भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि वो बहुत जरूरी है और वो काफी हेल्पफुल रहेंगे अगर हमें सारे ही सामाजिक और आर्थिक जस्टिस दिलाना है इंडिया के अंदर तो। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा CPIM enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor and factory workers, farmers, agricultural laborers and इंटेलिजेंशिया। अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से सपोर्ट करते, इस पार्टी को सपोर्ट मिला है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा के अंदर, और स्पेशली जो गरीब लोग हैं या फैक्ट्री वर्कर्स हैं या फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं या इंटेलिजेंशिया जो है यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके अंदर इनको काफी सपोर्ट मिला हुआ है क्योंकि ये उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं एक तरीके से। तो उस जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप होते हैं बेसिकली, जो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये गरीब लोगों के हित में काम कर रहे हैं। Then critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country। अब ये कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो CPI वाले थे वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। यहाँ पे ये इस चीज को सपोर्ट कम करते हैं कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई है जिसके अंदर बेसिकली फ्री फ्लो जो है फॉरेन कैपिटल का, यानी कि बाहर की कंट्रीज आकर के बड़े अमाउंट में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके हमारे देश के अंदर, उस चीज को ये सपोर्ट नहीं करते। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। ये पार्टी जो है करीब 34 ईयर्स तक बिना किसी ब्रेक के पावर में रही है, करीब 34 ईयर्स तक। In 2019 लोकसभा elections, it won about 1.75% of votes and 3 seats। यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे रिसेंट 2019 में, उसमें इनको 1.75% वोट्स मिले हैं और 3 सीट्स इन्होंने सिक्योर करी है। इस पार्टी के अंदर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। Okay, then comes Indian. No. Okay, Indian National Congress, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी। इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, जो हम बेसिकली जानते हैं उसका फुल नेम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पार्टीज में से एक है, फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स। ये 1885 के अंदर जो है फॉर्म की गई थी और फिर उसके बाद इसके अंदर कई विभाजन यानी कि स्प्लिट्स हुए हैं। Played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence, because this is the oldest party, one of the oldest parties from in the world, so it has experienced many splits and it is the only party who dominated in India for many decades after independence. If you opt for arts or 11th humanities in 11th class, then you'll be able to understand the dominance of this party, as it will be explained in various criteria. So इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे इस पार्टी ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात ये बहुत पुरानी पार्टी थी, और जो पार्टी पुरानी होती है उसके ब्रांचेस पूरे फैले हुए होते हैं हर स्टेट के अंदर, वो स्टैब्लिश्ड होती है, और एक बार पार्टी पॉपुलर हो जाती है तो उसका जो तरीका होता है काम करने का, ऑपरेट करने का, वो काफी ज्यादा सही होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। इसीलिए ये पार्टी जो है काफी समय तक हमारे देश के अंदर डोमिनेट करती हुई आ रही है इलेक्शंस को। बाद में जाकर के इस पार्टी का जो है काफी कम वो हो गया था डोमिनेंस, धीरे धीरे उसके कई अलग रीजंस रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझना है कि ये किस तरीके से काफी स्टेट्स के अंदर डोमिनेट करती हुई आई है।
played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in इंडिया। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी लीडरशिप के अंडर इस पार्टी ने काफी अच्छे तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989 ये पार्टी ने रूल किया 1977 से, ठीक है, सॉरी 1977 तक इसने रूल किया है और उसके बाद में 1980 से 89 तक रूल किया है। अब 1989 के बाद में धीरे धीरे इसका सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा और आज की जो हमारी सिचुएशन है उसमें भी इसको सपोर्ट इतना नहीं मिला हुआ है। दूसरी पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी की तरह काम कर रही है। Ruling party at the center till 1977 and then from 1980 to 1989. After 1989, its supports declined, but it continues to be present throughout the country, cutting across social divisions. 1989 के बाद में इसका सपोर्ट कम हुआ, लेकिन ये अभी भी कंट्री में इसको सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपरली नहीं मिल रहा कि ये रूल कर सके, पर फिर भी ये मिल रहा है, ठीक है। और ये सामाजिक जो डिविजन्स हुए हुए हैं उस चीज को खत्म करते हुए फिर भी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। A centrist party, neither rightist nor leftist in its ideological orientation, the party espouses secularism, welfare of weaker sections and minorities. एक centrist party है, ना तो rightist को support करती है, ना leftist जो faction होता है उससे support कर रही है। इनकी खुद की अपनी ideological orientation है, यानी अपनी ideology है जिस पे ये काम कर रहे हैं। इसमें support किया जाता है secularism को और सारे जो weaker sections हैं, minority वाले जो लोग हैं उनका भी welfare हो उस चीज को ये लोग सपोर्ट करते हैं। The INC supports new economic reforms but with a human face. अब ये भी नई जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, आर्थिक जो चेंजेस आए हैं उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक नए प्रॉपर ह्यूमन फेस के साथ में। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, अब यहाँ पे ये लीडर हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार, यानी कि कोलिएशन की जो सरकार बनती है जिसके अंदर कई सारी रीजनल पार्टीज आकर के गठबंधन करती है और सरकार बनती है और उसको जो नाम दिया जाता है, तो इनका वाला जो है वो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, यूपीए। आपने कई बार न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा ये शब्द जो है यूपीए की सरकार बनी है, इस तरीके से बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये लीडर हैं इसके यूपीए के, लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019, 2004 से 2019 तक के उसमें इन्होंने लीड किया है। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 52 सीट्स और 2019 के जो लास्ट हमारे इलेक्शन हुए थे लोकसभा इलेक्शन उसमें इन्होंने करीब 52 सीट्स जीती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No. Okay. Moving on to National Congress Party NCP, formed in 1999, following a split in the Congress Party. ये बनाई गई थी 1999 के अंदर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर टुकड़े हुए थे तो उसमें से निकली NCP। Espouses democracy, सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, गांधीयन सेकुलरिज्म को, इक्विटी को, सोशल जस्टिस को और फेडरलिज्म को। तो ये इन चीजों को फॉलो मतलब सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से इनकी पार्टी जो है वो काम करे और ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, मतलब काफी एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो ये डिफरेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। सामाजिक जस्टिस मिलना चाहिए, फेडरलिज्म को फॉलो करना चाहिए, डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए, इक्विटी को फॉलो करना चाहिए, कि जिसको जितना मिलना चाहिए उस तरीके से फेयर और इम्पार्शियल तरीके से काम करना चाहिए। wants that high offices in government be confined to be born natural citizens of the country. इनका मानना है कि जितने भी बड़े ऑफिसेस हैं सरकार के उस पर जो यहाँ पे नेचुरली नेटिव्स रहे हैं हमारे देश के उन्हीं को उस पर अपॉइंट करना चाहिए। A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. अब ये पार्टी कहाँ पे फेमस है? इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस पार्टी का महाराष्ट्र में है फेमस, और कुछ
इनको प्रेजेंट ये मेघालय, मणिपुर और असम के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन यानी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस मिली हुई है। कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद कांग्रेस, ये कोलिशन पार्टनर रही है यानी गठबंधन की सरकार बनाई है महाराष्ट्र के अंदर अलायंस सिस्टम के तहत कांग्रेस के साथ में, एनसीपी और आईएनसी। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये भी 2004 से ये इनका जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है उसका एक पार्टनर या एक मेंबर के तौर पे एग्जिस्ट करती है। एनसीपी में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. देन कम्स द स्टेट पार्टीज। अभी हमने नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ा था, अब हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने काफी सारी रीजनल पार्टीज जो है उनको स्टेट पार्टीज का कैटेगरी दे रखी है। ये ऊपर जो हमने 7 पार्टीज पढ़ी ये अधिकतर हमारी नेशनल पार्टीज रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी पार्टीज हैं कंट्री के अंदर जिनको स्टेट पार्टीज की कैटेगरी में डाला गया है। ये कॉमनली जो है रीजनल पार्टीज के तौर पर भी जानी जाती हैं, तो इस लाइन को मार्क कर लेंगे। Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. अब भले ये parties जो है उनको regional party के तौर पे नहीं देखा जाता अपनी ideology और अपने outlook के हिसाब से, कुछ parties जो है इंडिया के काफी जो ऑल इंडिया पार्टीज है उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे बाकी स्टेट्स में भी अपने आप को स्टैब्लिश किया है। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल have national level political organization with units in several states. अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन पार्टीज के जो रीजनल पार्टीज की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो नेशनल लेवल पे ही है। जैसे कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो है वो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी काफी सारी यूनिट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन पर फिर भी वो प्रॉपरली अपने आप को उस लेवल पर स्टैब्लिश नहीं कर पाई। पॉपुलर तो है। Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front, Telangana Rashtriya Samiti are conscious about their state identity. अब जो state identity को maintain करे हुए हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. पिछले बीते 3 डेकेड से ये इन पार्टीज और इन पार्टीज की जो स्ट्रेंथ है, इनके नंबर्स और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्टैब्लिश हुए हैं, काफी फैले हैं, एक्सपेंड हुए हैं। This made the Parliament of India politically more and more diverse. इस चेंज की वजह से पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया का वो बहुत ज्यादा उसमें विविधता, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा आई है। No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. कोई एक लौती पार्टी ऐसी नहीं है जिसको प्रॉपर बहुमत मिली हो लोकसभा इलेक्शन में 2014 तक। As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. इसी वजह से इसी रिजल्ट के कारण नेशनल पार्टीज को साथ में आना पड़ता है स्टेट पार्टीज के एक अलायंस सिस्टम के अंदर बहुमत हासिल करने के लिए। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. 1996 के बाद से ही हर एक स्टेट पार्टी जो है उसको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो एक नहीं तो दूसरे जो है नेशनल लेवल की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बने। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. इससे हमारे देश की का फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी जो है उसको मजबूती मिली है। अब नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे see the map on the next page for the details of these parties, तो इन पार्टीज की डिटेल्स जो है आपको देखने को मिलेगी, यानी कि हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। सो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में बनी है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर उसके बाद में आप पंजाब में आएंगे तो शिरोमणि अकाली दल 1920, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी 2014 ऑल्सो इन पंजाब, ये भी पंजाब की ही है। फिर इंडियन नेशनल लोक दल 1977 हरियाणा की है। फिर
दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी जो है वो बनाई गई है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि अलग अलग रीजनल पार्टी कौन कौन सी वहां पे एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, सो रीजनल No, ma'am. पार्टीज जो 2018 के अंदर बनाई गई हैं, ये आपने, आपका होमवर्क है कि आप ये सारी आज देख करके मैप को स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। Please conjure up your problems related to this chapter. We will discuss all of your problems in tomorrow's session. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Thank you, ma'am.